जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी के माता पिता को प्रणाम और आई हुई संगत का बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो गुरु जी मुझे हिम्मत दें कि मैं ये सत्संग कर पाऊँ। और मैं सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी संगत आई है मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि लास्ट टाइम हमने सत्संग नहीं किया। मुझे पता है यहाँ पे कितनी संगत है जो वेट कर रही होती है कि नेक्स्ट मंथ कब आएगा और हम सत्संग कब अटेंड करेंगे, लेकिन हमारी वजह से नहीं अटेंड कर पाए। तो शायद सत्संग तैयार हो रहा था और आपको सबको सुनाना था। सबसे पहले मैं एक आंटी का शुक्राना करूँगी, सीमा आंटी का, जिन्होंने ये सब गुरु परिवार जोड़ा है, सत्संग शुरुआत करवाई है। और अपने गुरु परिवार जो मेरे मंथली सेवादार हैं सारे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। मुझे जब भी कोई दिक्कत आती है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं सबसे पहले अपने गुरु परिवार को याद करती हूँ। और उनकी इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ कि जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ, डांट ज़रूर खाते हो मेरे से क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हूँ अपने गुरु के लिए, मेरे को होता है डिसिप्लिन में रहना, बट फिर भी वो बहुत साथ देते हैं मेरा। जैसे ही मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है मैं ग्रुप में डालती हूँ और सब ऐसे ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो लग जाती हैं। गुरुजी सुनती है। कल मेरी मम्मी को 1 साल हो जाएगा पूरा, वो कोमा में है, तो ठीक है, मगर वो गुरुजी उनके कोई कर्म काट रहे होंगे। बट अभी मेरे को 16 तारीख को मेरे अंकल जो हैं, मेरे हस्बैंड मतलब, तो उनको प्रॉब्लम हुई थी। 16 तारीख को उनको 100 फीवर था। तो 100 फीवर में 17 तारीख को हमने कहीं शादी में जाना था, तो हम वहाँ पर गए। अंकल को पहले ही फीवर था और हम वहाँ पे गए तो उन्होंने गोलगप्पे वगैरह ये सब चीज़ें जैसे हम खाते ही हैं शादी में जाके, तो उन्होंने वहाँ पे वो खा ली। तो फिर मैं उनको मना कर रही थी कि मत खाओ ये वो, आपका गला ख़राब हो जाएगा, कुछ है, क्योंकि फीवर ऑलरेडी है। तो वो बोलने लगे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। रात को जब 3 बजे हम लोग आए तो अंकल को 103 बुखार था, मतलब 3 बजे रात को उनको फीवर हो गया। तो हमें बहुत, हॉस्पिटल में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ये भी हमें बताया डॉक्टर्स ने कि अगर कभी भी हमें भी बीमारी होती है, हमारे अंदर अगर फीवर होता है या कुछ होता है, मोस्टली लेडीज़ क्या करती हैं कि आज खाना नहीं बनेगा, बुखार है या कुछ है, तबीयत ख़राब है, तो वो हम बाज़ार से खाना ले आते हैं। लेकिन ये हम बहुत गलत करते हैं। वो कहते हैं हमारे अंदर ऑलरेडी वायरस होता है और वो ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसीलिए आप कभी भी खाना बाज़ार का ना खाएं जब भी आपको आपकी बॉडी में कुछ भी वायरस है तो इसलिए प्लीज़ अवॉइड करें, जैसा हमें बोला है डॉक्टर्स ने। फिर उसके बाद 18 तारीख भी थी। फिर अंकल कहने लगे मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर को दिखाने गए हम, तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन जैसे डॉक्टर्स दवाई देते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने दवाई दी। फिर उसके बाद हम 19 को मेरी डॉटर का बर्थडे था तो हम वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे अंकल ने कुछ भी नहीं खाया पिया। वो कह रहे हैं अगर मैं कुछ भी पीऊँगा भी ना, पानी भी पीऊँगा तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी। वो किसी तरह दिन बीता। 20 को अंकल को बोला कि टेस्ट करवाने हैं। 20 तारीख को उनके टेस्ट हुए जिसमें जॉन्डिस आया। तो जब जॉन्डिस आया उनको, तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने दवाई दे दी और 21 तारीख बीती। जैसे कि हम वेट करते हैं कि हाँ, फिर 22 तारीख को उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। और जॉन्डिस में मोस्टली सबने सुना ही होगा, उसमें झाड़ा वगैरह लगता है, वो इलाज होता है। तो हम वो लगवाने गए, लेकिन उनकी शुगर इतनी डाउन हो गई थी तो डॉक्टर ने बोला इनको एडमिट करवा दो। हम एडमिट करवाने अगरसेन गए। अगरसेन इनको दोपहर को एडमिट करवाया। रात को जब हम वेट कर रहे थे रिपोर्ट्स आने की ये वो, तो उससे पहले जब एडमिट करवाना था तो मैंने वो जो डॉक्टर थे, मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ना इस हॉस्पिटल में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे 1-2 केस थे वो ख़राब हो गए थे यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि मेरे को इस हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो आप कहीं और चले जाओ, अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ।
मैंने उनको बोला कि अगर उन हमारे डॉक्टर ने आपका रेफ़र दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। तो हमने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप इलाज कीजिए, कोई बात नहीं। तो जब शाम हो गई फिर वो हमें बोलने लगे, हम उनसे रिपोर्ट्स पूछ रहे हैं, वो कुछ बता नहीं रहे हैं। तो वो बोलने लगे हमें कि हम प्लाज्मा चाहिए हमें। तो हम कह रहे हैं कि आप कुछ बता तो रहे नहीं हो और प्लाज्मा, तो कह रहे हैं नहीं अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, उसने बोला कि मेरे को ना कुछ गड़बड़ लग रही है, ये प्लाज्मा क्यों मांग रहे हैं। तो उनके रिश्तेदार हैं जो उनके कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनको प्लाज्मा से मतलब उन्होंने चढ़वाया था, वो एक्सपायर हो गए। तो ऐसी कोई स्टोरी थी उनकी, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, बट उनको थोड़ा डाउट हो रहा था। तो वो कहने लगी कहीं और हॉस्पिटल चले। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा क्यों सोच रहे हो, वॉमिटिंग्स इतनी आई हैं ये वो, तो इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। फिर उसके बाद उस डॉक्टर ने रात को 10 बजे फिर इनको आईसीयू में ऊपर शिफ्ट कर दिया। फिर वहाँ शिफ्ट किया, फिर भी हमें रिपोर्ट्स नहीं बता रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग अंदर घुस गए ज़बरदस्ती कि आप हमें बताओ तो सही कि हमारे पेशेंट के साथ हो क्या रहा है। तो मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे, वो कहते हैं कि हमारा हक है पूछना कि पेशेंट के साथ आखिर क्या चल रहा है। तो हम अंदर घुस गए, लेकिन वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। और आप मानोगे वो कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। 10 बजे से 10:30 तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, जस्ट आईसीयू में रखा हुआ था। और मालिक का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने हमें उस चीज़ का जवाब दिया। अगर वो रात काट लेते तो शायद अंकल नहीं बचते। फिर उसके बाद हमने उनसे पूछा भाई आप बताइए इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जो डॉक्टर थी जिनसे मेरी बात हुई थी दोपहर में, उन्होंने मेरे को कॉल किया, मेरे को कहती हैं आप ना इनको कहीं और ले जाइए। मैंने सोचा कि शायद मैंने दोपहर को इनको ऐसा कुछ बोला तो इनको बुरा लगा है ये कुछ। मैं कहा डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात हो गई। तो कह रही है नहीं इनका ना लीवर फेल हो गया है, किडनी फेल हो गई है, आप इनको कहीं और ले जाइए, यहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, ऐसी जगह ले जाइए जहाँ इनका ट्रांसप्लांट हो सके। अब मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ऐसा कैसे हो गया एकदम से। मेरी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया, तो वो ऐसे हाल पूछ रही थी मुझसे। तो मैंने उसे बोला कि उसने बोला कि सचिन कैसा है। तो मैंने बोला कि वो तो नहीं जाने वाले हैं। तो वो बोलने लगी कि ऐसे क्यों बोल रही है, मतलब ये आवाज़ें आज तक भी मेरे कानों में गूंजती रहती हैं। तो फिर उसके बाद वो बोलने लगी कि क्या हो गया ऐसा। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं। फिर उसके बाद हमने प्लान किया, हमारी पूरी फैमिली ने, कि हम लोग इनको गंगाराम लेके जाएंगे। लेकिन फिर हमारी कोई नॉन BLK में थे रिलेटिव्स हमारे, वहाँ पे डॉक्टर थे, तो हम BLK में इनको लेके गए। वहाँ पे अंकल का जाते ही डायलिसिस शुरू हो गया और वेंटिलेटर पे डाल दिया और उन्होंने बोल दिया 48 आवर्स बहुत क्रिटिकल है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारी तरफ से बिल्कुल होप नहीं है। तो मैंने, मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ थे, मैंने उनको बोला भैया यहाँ पे बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। एडमिट करवा के मैंने उनको बोला चलो बंगला साहब चलते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, बाबा जी के आगे मत्था टेका, हम बैठे वहाँ पे। लेकिन फिर मैं उनको सोच रही थी कि आपसे क्या मांगूं। इस टाइम तो सिचुएशन ही ऐसी है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। फिर उसके बाद फिर 48 आवर्स किसी तरह बीते। अंकल को जल प्रसाद वगैरह बड़े मंदिर से आया। बड़े मंदिर से जल प्रसाद आया और उन्होंने मेरे को बोला कि उनको पिला दो। मैंने कहा पिला तो नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, माथे पे लगा दो, किसी तरह उन तक पहुंचा दो। और डॉक्टर्स ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया। वो कह रहे हैं आपने जो करना है आप करो। फिर उसके बाद हम पूरा परिवार हमारा एक साथ था।
मेरे ब्रदर इन लॉ भी कई उन्होंने चक्कर लगाए ऊपर नीचे, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी डॉक्टर्स पे जा जा के। फिर उसके बाद मेदांता में उन्होंने बोला कि आप मेदांता में अगर सेकंड अप्रूवल के लिए जाना चाहते हो, हम आपको पेपर्स दे देते हैं, आप वहाँ चले जाओ। तो फिर वहाँ पे गए मेदांता में, वहाँ पे डॉक्टर से बात की। लेकिन गुरुजी का लीला देखो कितनी अपरंपार है कि वहाँ पे मेदांता के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोएंग करके हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट 3-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं उनकी अपॉइंटमेंट मिलने में। और वो अपॉइंटमेंट हमें गुरुजी के थ्रू मिली। वो भी कैसे मिली? गुरुजी के जो भतीजे हैं गौरव अंकल, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उन्होंने उनको कॉल किया और उन्होंने अपॉइंटमेंट ली। मतलब गुरुजी अब पीछे से कितना मतलब कुछ कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, और मतलब हमें कानों कान पता भी नहीं लग रहा। और उन्होंने बोला जी अपॉइंटमेंट मिल गई, सब कुछ हो गया। मतलब ये चीज़ें अब बाद में हमें कई चीज़ें पता लगी हैं। तो कैसे गुरुजी हाथ पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। फिर उसके बाद चलो अगले दिन क्या हुआ, जब 48 आवर्स बीत गए तो उनका अंकल का जो लीवर है वो थोड़ा सा, मतलब मेरे जो छोटे ब्रदर हैं वो लीवर अपना डोनेट कर रहे थे। तो पेपर वर्क इतना ज़्यादा था कि मैं घर आके, मतलब बंदे का इतना मूड ख़राब होता है कि वो हॉस्पिटल में ही रहना चाहता है इस टाइम पे, और मेरे को इतना पेपर वर्क इकट्ठा करना पड़ा। और सारा कुछ करके पेपर वर्क भी इकट्ठा कर रहा, सब चीज़ करी। मेरी बेटी का डीएनए हुआ, मेरा डीएनए हुआ, सारे मेरे जो ब्रदर हैं उनके टेस्ट हो गए। उनको डॉक्टर्स ने बोल दिया कि 12 बजे के बाद आपने पानी भी नहीं पीना, हम कभी भी आपको बुला लेंगे लीवर देने के लिए। पैसे जमा हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन गुरुजी का ऐसा शुक्राना कभी मैंने नहीं देखा कि अगले दिन ही अंकल का लीवर वर्क करना शुरू कर दिया। और डॉक्टर्स ने बोला किडनी भी वर्क कर रही है, लीवर भी वर्क कर रहा है, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद 9वें दिन, लेकिन वही बात है ना, मैं वहाँ पे बैठ के यही चीज़ सोच रही थी कि गुरुजी नींबू की तरह नहीं छोड़ते हैं। तो बहुत कठिन था वो जो समय था, बहुत मुश्किल। मतलब 22 दिन मैंने वहाँ पे बिताए और मैं खुद ही को कहती गुरुजी थक गई अब। हर वक्त मैं यही चीज़ बोलती थी। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ, ईला आंटी जो हमारी गुरुजी संगत है, वो अपने अंकल को हर एक दिन छोड़ के डायलिसिस पे लेके जाती हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी उनको हिम्मत दे। और मैं आंटी को भी वहाँ पे मिलती थी। बहुत मुश्किल है वहाँ का माहौल देखना। फिर उसके बाद 9वें दिन हमारी कोई वहाँ पे वो भी होता था कि नेगेटिव लोग भी आते थे हमारे पास, जो कि ये बोलते थे उसकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं हम लोग बहुत परेशान होते थे। फिर मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा प्लीज़ मेरे पास नेगेटिव बहुत है, आप मेरे को नेगेटिविटी मत दो, पॉजिटिव है तो प्लीज़ आप दो। क्योंकि हम खुद ही वहाँ पे इतना परेशान थे। एक बार अंकल की कोई कज़न है, वो आई, वो आके कहती है आप लीवर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स फिर तैयार हो गए कि हाँ आप लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब इस सब हक में नहीं हूँ, मुझे नहीं करवाना। मैं कहा जब आप कह रहे हो कि हमारा पेशेंट स्टेबल है। फिर उसने जो डॉक्टर थे उसमें जूनियर डॉक्टर था एक, उसने मेरे को बुलाया। और उस दिन मेरी बेटी भी मेरे साथ गई थी। मेरी बेटी ने मेरे को बोला कि पापा मम्मी आप मेरे को लेके चलो हॉस्पिटल, मैं पापा को बोलूँगी, पापा उठ जाएंगे। तो मैंने उसे बोला, मैंने उसको कुछ भी बताया नहीं था, वो मेरी फ्रेंड के घर रह रही थी। तो मैंने उसको कुछ भी बताया, उसने बोला मेरे को फर्स्ट डे से सब कुछ पता है, तो आप मेरे को लेके चलो, पापा को भी पता है मैं आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो उसने जब ये बात बोली तो मैंने उसको छुट्टी करवा के स्कूल से मैं उसको लेके गई। और उसने मेरे को किसी संगत ने मिश्री प्रसाद दिया था, सचखंड का प्रसाद। तो मैंने उसको बोला बेटा पापा के टीका ही लगा दियो, कहीं ना कहीं कुछ तो गुरुजी का पहुंच रहा है उनके पास। फिर उसके बाद जब वो अंकल को अभी होश भी नहीं आ रहा था, उससे पहले वो जो डॉक्टर थे जूनियर डॉक्टर, उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को बोलने लगे कि आपको ना अगर सीनियर हमारे जो हैं अगर वो कुछ भी कहें
कि आप इनकी लीवर की बायोप्सी करा लो या ये करा लो, आप कुछ मत कराना। मतलब मैं हैरान हो रही थी उस टाइम सोच के कि एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सीनियर के उसमें जाके और वो कैसे मेरे को मतलब बोल रहा है कि आप कुछ भी मत करवाना। मतलब वो डॉक्टर उस टाइम मेरे लिए भगवान था कि जो मेरे को इतना मतलब बोल रहा है कि आपको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। तो फिर उसके बाद अंकल को 15 दिन हो गए थे, उनको होश नहीं आ रहा था और दिमाग में हमारे यही चीज़ चल रही है कि कहीं कोमा में तो नहीं चले गए। मतलब सबका बोलना तो बहुत आसान था कि कोमा में नहीं चले गए, बट मेरे को पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलरेडी 1 साल होने वाला है, मेरी मम्मी कोमा में है। तो मैंने मन में यही चीज़ सोची कि मम्मी कोमा में है, अब ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद बस गुरुजी का हम यही चीज़ सोच ही रहे थे और उसी दिन गुरुजी ने अंकल को होश में ले आए। मतलब डॉक्टर्स की वहाँ पे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वहाँ पे गए हुए हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स में, एस्कॉट में, अपोलो में, सब जगह जहाँ जहाँ, गंगाराम में, जहाँ जहाँ जा सकते थे सब जगह गए और उनको वहाँ पे डिस्कस करने गए हुए हैं। और वहाँ पूरी डॉक्टर्स की टीम मेरे को बोल रही है कि आप इनको उठाओ और हम देखेंगे कि ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं, आप इनको आवाज़ मारो। तो अंकल ने ज़रा सी अपनी आंखें यूँ, जो पल के अंदर की वो होती है ना, मतलब वो अंकल ने यूँ आईलिड हिलाई। तो मैं मतलब उसी में इतनी हो गई, मैंने ज़ोर ज़ोर से पहले तो बोला अंकल को जय गुरु जी, जय गुरु जी। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब देखो ये हिला रहे हैं, डॉक्टर साहब देखो। मतलब मुझे ये लग रहा था कि अब ये कुछ और ना बोल दें कि कुछ और करना पड़ेगा इससे पहले कि अंकल होश आ जाए, अंकल होश में आ जाए। उनका MRI वगैरह, CT स्कैन, ये वो सब कुछ हुआ। उन्होंने फिर हमें बोला मैं आप न्यूरो में ले जाओ ये वो, लेकिन अंकल को उस दिन होश आ गया। और आप मानोगे, मुझे नहीं पता आप विश्वास करो या ना करो, बट मतलब मैं चाहती थी कि मैं उन डॉक्टर का रिकॉर्डिंग करूं। वो अंकल को बोलते हैं मिरेकल बॉय। जब भी वो अंकल वहाँ पे जाते हैं तो वो कहते हैं अरे सचिन मिरेकल बॉय तू आ गया। मतलब वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं आपके गुरुजी ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बोल चुके थे कि ये हमारी साइंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, अब आपने जो करवाना है आप करवा दो। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि अंकल को ये सेकंड लाइफ उन्होंने बख्शी है। मगर जब अंकल वहाँ से आ रहे थे तब भी मतलब मैं, ठीक है अंदर से खुशी बहुत थी, बट मैं वो खुशी किसी को दिखा नहीं रही थी। क्यों? मेरे अंदर डर बहुत था कि गुरुजी बस अब ठीक रखना। मतलब एक है ना हमारा न्यू ह्यूमन नेचर है कि इतना कुछ देने के बाद भी फिर भी हम डरते रहते हैं। तो अभी भी मेरे को डर है मन में कि हाँ अंकल अब ठीक हो जाए, अब ठीक रहे, अब ठीक रहे। बट आप लोगों का साथ, अंकल को ब्लेसिंग्स आप सब लोग देना ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और वापस अपने काम पे जाएं, सब चीज़ करें। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।